हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज से हमने मेंस की सीरीज को स्टार्ट किया है। ये जो आप मेरी मेंस की सीरीज देख रहे हैं ये बेसिकली आपके थ्योरी से संबंधित है, लेकिन थ्योरी में भी मैं आपके एक क्वेश्चंस को जरूर शामिल करूंगा। लेकिन जो इवनिंग में आप देखेंगे वो आंसर राइटिंग का सेशन होगा। तो आखिर हम यहाँ पर एक टॉपिक, ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा रिलेवेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बर्लिन कांग्रेस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है, या उसी में ही आपके प्रथम विश्व युद्ध के बीजों को रोपित किया गया था, उसी में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सीड को प्लांट किया गया था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले तो यह है कि ये जितनी भी आपको मैं सीरीज दे भी रहा हूं, इसकी जो भी पीडीएफ होगी वो मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी भी होती है तो आप मुझे इसी टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं सेशन को। फिलहाल आपके सामने एक ये क्वेश्चन लगा हुआ है और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में आपसे पूछा भी गया। फिलहाल मैं आंसर की तरफ अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता कि जो बाल्कन संकट है, 1912 और 13 के जो दो बाल्कन युद्ध होने वाले हैं वो पहले भी आपसे पूछे गए। इसके अलावा इस बार का यदि आपने यूपीएससी मेंस का पेपर देखा हो तो प्रथम विश्व युद्ध के डायरेक्ट क्वेश्चन बजाने पूछने के बजाय उसने उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर क्वेश्चन डाला, उसके बैकग्राउंड को उठा करके क्वेश्चन डाला। एक्चुअल में बैकग्राउंड और कुछ नहीं था, बर्लिन कांग्रेस ही थी। आखिर ये बर्लिन कांग्रेस है क्या, जिसको मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। सब कुछ लिखा है लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समस्या है जिसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और इसके कीवर्ड्स को पकड़ें, क्योंकि यही कीवर्ड्स आपको अपने एग्जामिनेशन में भी साफ साफ रखने होंगे। तो मैं आपके साथ यहां स्टार्ट करता हूं सेशन को, जरा समझने का प्रयास कीजिए। आखिर ये बर्लिन कांग्रेस थी क्या, तो उस पर आने से पहले मैं आपके साथ अगर बोलूं तो थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। आप बिल्कुल विजुअल हो रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जरा समझने का प्रयास कीजिए। खासकर जब नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्टे ने जब पूरे यूरोप के ऊपर एक प्रकार से कब्जा जमा करके रखा हुआ था, किंतु जब 1815 में वो वाटरलू का युद्ध हार जाता है उसके बाद वियना कांग्रेस की बैठक बैठती है। क्योंकि मैं यहां पर सीधे 1878 में एकदम से आ जाऊं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं तो फिर आप समझ जाओगे। वियना कांग्रेस की जब बैठक बैठी थी 1815 में, आप सभी को मालूम है उसमें सबसे बड़ा प्रभाव किसका था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का उसमें सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता था। वियना कांग्रेस ने पुनः उसी बाउंड्री को रीडिफाइन किया, उसी बाउंड्री को निर्धारित किया जो 1789 के पहले की बाउंड्री हुआ करती थी। किंतु जो राष्ट्रवाद, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आदर्श, फ्यूडलिज्म को एबॉलिश करने का काम, नेपोलियनिक कोड को लागू करने का काम जो नेपोलियन करके चला गया था, उसने अनायास ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की एक भीनी भीनी लहर को भड़का करके रख दिया था। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श का स्वाद चख लिया था। लेकिन फिर भी फोर्स के द्वारा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने सारी बाउंड्रीज को फिर से डिफाइन किया। और फिर से आप सभी जानते हैं कि इटली के नॉर्दर्न पोर्शन को ऑस्ट्रिया ने पुनः अपने पास रख लिया। परमा, मोडेना, टस्कनी वाला क्षेत्र में भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव हो गया। उसी प्रकार नेपल्स और सिसिली के क्षेत्र में स्पेन के बर्बन वंश का डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार जर्मनी के भी साउदर्न पोर्शन पर इसका प्रभाव बढ़ गया। तो ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन उसी दौरान राष्ट्रवाद की एक अलग इस बाल्कन क्षेत्र में भी भड़क उठी थी। यद्यपि इसके उस समय की जो मांगे थी उसको सप्रेस किया गया।
क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि यहां से अगर कोई भी स्वतंत्रता या कोई भी रेवोल्यूशन की मांग उठेगी तो डेफिनेटली है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा ही और उसको क्रश करेगा ही। इसी कारण ग्रीस में, किंतु ग्रीस में 1821 में एक विद्रोह भड़क गया। 1821 में यहां पर एक विद्रोह भड़क गया और इस विद्रोह को दबा, ये ग्रीस जिसको आप देख रहे हैं ये सब ऑटोमन साम्राज्य का ही पार्ट हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य बोले तो ये मुस्लिम रूलर है ऑटोमन, जबकि ये वाले देखें तो यहां पर जनसंख्या आपको बहुतायत में क्रिश्चियन देखने के लिए मिलेगी। मतलब जनसंख्या क्रिश्चियन है लेकिन उनके ऊपर रूल करने वाला मुस्लिम रूलर है। और वैसे भी नेपोलियन के आदर्श तो छन छन करके आ ही चुके हैं यूरोप में। तो 1821 में ही ग्रीस में क्या कहते हैं रिवोल्ट भड़क उठती है। और जब ये रिवोल्ट भड़कती है तो इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए ऑटोमन साम्राज्य का शासक जो है अफ्रीका में उस समय एक मोहम्मद अली करके हुआ करता था, तो उसको बेसिकली भेजते हैं और इसको यहां की स्वतंत्रता को सप्रेस करवाया जाता है। और काफी ज्यादा क्या कहते हैं यहां पर बर्बरता उत्पन्न की जाती है, लोगों का शोषण किया जाता है। तो जब लगातार इन यहां के नागरिक मतलब क्रिश्चियन नागरिकों का शोषण किया जाता है, लगातार ब्रूटल फोर्सेस के माध्यम से उन्हें कुचला जाता है, तो इसको लेकर के ब्रिटेन भी हस्तक्षेप करता है। और ब्रिटेन के द्वारा हस्तक्षेप के पश्चात ही 1832 में यूनान की स्वतंत्रता घोषित हो जाती है। 1832 में यह पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। अब यह स्वतंत्र हो गया ग्रीस। लेकिन उसी के बाद अगर आप आगे की तरफ देखें तो 1830 की भी क्रांतियां थी और 1848 की भी यूरोप में क्रांतियां भड़क उठी थी। चाहे फ्रांस में अगर आपको मालूम हो तो 30 की क्रांति यहीं से उठी थी और 48 की क्रांति भी यहीं उठी थी, लेकिन उस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में महसूस किया गया था। 1839 में बेल्जियम की भी स्वतंत्रता हो गई थी। तो ऑलरेडी एक माहौल अगर आप देखें तो यहां पर ऑलरेडी बना हुआ था। ऑलरेडी यहां पर एक प्रकार का माहौल आपको बनता हुआ दिख रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये रशियन एम्पायर जो है ऑटोमन एम्पायर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है ऑटोमन एम्पायर को। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1853-54 के आसपास क्रीमिया का वॉर हुआ था और क्रीमिया के वॉर में ब्रिटेन, फ्रांस और जिसमें इटली ने भी जाकर के सहयोग किया था, तो फाइनली ये रशिया यहां पर हार चुका था। ऑलरेडी ये हार चुका था। तो रशिया की पावर एटलीस्ट वीक हो चुकी थी। किंतु 1859 में ही ये जो रोमानिया वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये भी एक समय इन्हीं का ही पार्ट हुआ करता था। 1859 में इसको भी स्वतंत्र करवा लिया जाता है, रूम जनसंख्या को, तो यह भी स्वतंत्र हो चुका है। जिस बुल्गारिया को आप येलो पिंक कलर में देख रहे हैं रशिया वाले में, दिमाग में रखिएगा ये अभी ऐसा नहीं है, ये अभी किसका पार्ट है, ये इन्हीं का ही पार्ट है। अभी इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा हमें। तो 1870-71 में इटली का यूनिफिकेशन हो गया था, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। किंतु अभी भी इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो ऑटोमन साम्राज्य का ही मेनली कब्जा हुआ करता था। चाहे बल्गेरिया हो, चाहे ये वाले क्षेत्र हो, चाहे बोस्निया हर्जेगोविना का क्षेत्र हो, यहां पर ही इसका क्षेत्र हुआ करता था। किंतु मजेदार बात यह उठी कि 1877 के आसपास, 1877 के आसपास, ये जो बोस्निया हर्जेगोविना वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, बोस्निया वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये बोस्निया वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, बोस्निया हर्जेगोविना वाला क्षेत्र, यहां पर स्लाव जनसंख्या हुआ करती थी। स्लाव जनसंख्या समझने का प्रयास कीजिए। सर्बिया जो है स्लाव बाहुल्य जनसंख्या है। सबसे ज्यादा स्लाव जनसंख्या कहां की है? रशिया में स्लाव जनसंख्या हुआ करती थी। इसी प्रकार इस बाल्कन क्षेत्र में भी स्लाव जनसंख्या बहुतायत में मिलेगी आपको। जैसे सर्बिया जो है स्लाव जनसंख्या का बहुत बड़ी जनसंख्या यहां पर रहती है, यह स्लाव जनसंख्या का मूल क्षेत्र है, अपने आप में आप कह सकते हैं। उसी प्रकार स्लाव जनसंख्या बोस्निया हर्जेगोविना में भी बहुत रहती है, उसी प्रकार ऑस्ट्रिया हंगरी में भी बहुत रहती है। लेकिन ऑस्ट्रिया और सर्बिया इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। क्यों? क्योंकि
ये स्लाववादी मूवमेंट चलाएगा तो इससे फिर ऑस्ट्रिया के टूटने का भी खतरा बन जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी स्लाव जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में थी। तो फाइनली ये सर्बिया जो है बोस्निया हर्जेगोविना में 1877 में एक विद्रोह को भड़का देता है। 1877 में एक विद्रोह को भड़कवा देता है। और इसमें शह किसकी होती है? इसमें शह होती है रशिया की। इसमें शह किसकी होती है? इसमें शह होती है इस रशिया की। क्यों? क्योंकि सर्बिया अपना बॉस जो मानता है वो किसे मानता है? रशिया को मानता है। फाइनली 1877 में यहां की जो स्लाव जनसंख्या है, क्रिश्चियन जनसंख्या है, वो विद्रोह को भड़का देती है और ऑटोमन शासक जो है वो फोर्स के माध्यम से इनको ब्रूटली क्रश करने का प्रयास करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं जो बोल रहा हूं, जरा दिमाग से सुनिएगा। तो इनको क्रश करने का प्रयास करता है कौन सा? ऑटोमन साम्राज्य। अब जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य क्रश करने का प्रयास करता है तो क्रिश्चियन जनसंख्या है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्रिश्चियन राष्ट्रवाद भड़केगा ही भड़केगा। इस क्रिश्चियन राष्ट्रवाद को भड़कने पर रशिया जो है, रशिया एक्टिव हो गया, क्योंकि इसकी ही शय पर सर्बिया ने इस स्लाववादी मूवमेंट को भड़काया था। अब ये एकदम से क्या हो गया? जब भड़का तो इसने क्रिश्चियन पॉपुलेशन के ऊपर जुल्म करना जैसे ही स्टार्ट किया, रशिया इससे क्रोधित हो गया। अब रशिया डायरेक्ट अटैक कर सकता था, लेकिन रशिया ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। रशिया ने कॉल किया ब्रिटेन को और ब्रिटेन से कहा कि भाई हमारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन के ऊपर इस हिसाब से जुल्म हो रहा है, हम दोनों को मिलकर के अटैक कर देना चाहिए ऑटोमन के ऊपर। लेकिन ब्रिटेन, आप भी जानते हैं वो पूंजीवादी, और ये 36 का आंकड़ा पहले से ही चलता रहा, लेकिन माना नहीं। और ब्रिटेन क्यों इसका सहयोग करे? आप खुद सोचिए, क्योंकि असल में रशिया को अगर आप देखेंगे, ब्रिटेन के जो जहाज हैं, ब्रिटेन के जहाज मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, इजिप्ट से होते हुए जाते थे कहां? भारत की तरफ। लेकिन ये जो रशिया आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल ब्लैक सी पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का ये क्षेत्र हुआ करता था, समझ रहे हैं? ये बल्गेरिया वाला क्षेत्र इन्हीं का ही हुआ करता था। तो फाइनली, और इसको जाने का केवल रास्ता कौन सा है? इसके पास जाने का, मेडिटेरेनियन सी जाने का रास्ता ये बास्पेरस और डार्डेनलीज वाला क्षेत्र है, जहां से ब्लैक सी को कनेक्ट करता है आपका मेडिटेरेनियन सी। तो इसने ये बहुत अच्छा मौका सोचा था। ब्रिटेन भी जानता था कि ये जो रशिया है वो ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी पे आने का प्रयास करना चाहता है, इसीलिए उसको छटपटाहट मच रही है और वो सीधे इसके ऊपर अटैक करना चाहता है, ऑटोमन्स के ऊपर। फाइनली ब्रिटेन ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया नहीं इनकी बात पर। तो अकेले ही रशिया ने 1877 में 77 में ही अटैक करके इस ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिया। हराने के बाद एक संधि कर ली जिसका नाम था सेंट स्टीफानो की संधि। क्या नाम था? सेंट स्टीफानो की संधि। दिस वन इज अ सेंट स्टीफानो ट्रीटी। और सेंट स्टीफानो ट्रीटी के द्वारा रशिया ने जो है इसको आजाद एक प्रकार से करवा लिया, इस क्षेत्र को। यहां देख रहे होंगे रशिया ने बल्गेरिया क्षेत्र को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब जैसे ही कब्जा किया तो इसके पास ये डार्डेनलीज और बॉस्पेरस वाला दोनों ही क्षेत्र आ गया। इसका मतलब हो गया कि अब इसकी जो शिप्स हैं वो लगातार यहां से सीधे मेडिटेरेनियन सी में आ सकती हैं। और जब ऐसी कंडीशन हुई तब ब्रिटेन चौंका और ब्रिटेन ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए अब हमको एक यूरोपियन कांग्रेस बुलानी चाहिए। इस प्रकार से हम ऑटोमन साम्राज्य को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि ब्रिटेन बैलेंस ऑफ पावर को बना करके रखना चाहता है। क्योंकि ब्रिटेन के लिए खतरनाक हो सकता है रशिया का मेडिटेरेनियन सी में पहुंचना। इसीलिए ब्रिटेन ने कहा हम यूरोपीय व्यवस्था को इस प्रकार से संतुलन भंग नहीं होने देना चाहते हैं, अतः तुरंत यूरोपीय सम्मेलन बुलाया जाए। इसीलिए फिर यूरोपियन सम्मेलन बुलाया गया 1878 में। कहां पर? बर्लिन में। 1878 में कहां बुलाया गया? बर्लिन में। और इसी को कहा जाता है बर्लिन कांग्रेस। 1878 में बुलाया गया बर्लिन में, और इसी को कहा जाता है बर्लिन कांग्रेस।
इसी को कहा जाता है बर्लिन कांग्रेस। असल में जो ये सेंट स्टीफानो की संधि थी, इस स्टीफानो की संधि के द्वारा इस बुल्गारिया क्षेत्र को ले लिया गया था, बुल्गारिया क्षेत्र को ले लिया गया था। अब ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बट बेसिक हमें पता रहना चाहिए। इस बुल्गारिया क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इसको एक्वायर कर लिया गया था, किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा। ले लो भाई, ठीक है। क्यों? तो ब्रिटेन अब उस चीज को मान नहीं रहा है? तो बुलाई गई बर्लिन कांग्रेस, और बर्लिन कांग्रेस ने जो बॉस्निया और हर्जेगोविना का क्षेत्र था, जिसको जहां स्लाव जनसंख्या हुआ करती थी, और इसको कौन लीड कर रहा था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क बेसिकली इसको लीड कर रहा था। तो बॉस्निया हर्जेगोविना, जिसके ऊपर सर्बिया अपना कब्जा चाहता था, अगर हम इसको देखें तो यहां पर जो जर्मनी है, जर्मनी इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। किसको? ऑस्ट्रिया हंगरी को। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके बगल में भी है। दूसरी तरफ फ्रांस, आप जानते हैं कि फ्रांस को यह कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 1871 में यही फ्रांस के वर्सैल्स के महल में जाकर के जर्मन इंटीग्रेशन को पूरा किया गया था। तो इसका हमेशा से फोकस रहेगा ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बना करके रखने का। तो फाइनली ऑस्ट्रिया को बॉस्निया हर्जेगोविना का क्या कर दिया गया? एज अ प्रोटेक्टर बना दिया गया। और जैसे ही प्रोटेक्टर बनाया गया, वैसे ही मूड खराब हुआ किसका? सर्बिया का और रशिया का। तो अब आप कह सकते हो सर अटैक कर देते दोनों। कैसे कर देते? रशिया तो पहले से ही हारा बैठा हुआ है, आप सब जानते हैं, क्रीमिया के युद्ध को भी हार चुका था वो। तो जानता था कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो कल को जर्मन, ब्रिटेन, इनका पूरा कोलिशन बनेगा, तो कल को हम ही को ना डिफीट कर दें। तो बॉस्निया और हर्जेगोविना जिसको आप देख रहे हैं, वो दे दिया जाता है किसको? एज अ प्रोटेक्टर बना दिया जाता है किसको? ऑस्ट्रिया को, इसका। और जो आपका बुल्गारिया था, बुल्गारिया के एक क्षेत्र को काट करके मैसेडोनिया को क्रिएट किया जाता है, और टर्की को ही इसका अधिकार दिया जाता है। बाकी जो दो पार्ट बनते हैं, उसमें भी ऑटोमन साम्राज्य को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है। मींस रशिया को भी पूरी तरीके से पंगु बना करके अभी भी रखा गया है। इसीलिए कहते हैं कि 1878 ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए थे। क्यों बीज बो दिए थे? क्योंकि यहां पर बिस्मार्क ने पक्षपात किया था पूरी तरीके से। पक्षपात किसका था? बॉस्निया हर्जेगोविना के साथ पक्षपात किया गया। बॉस्निया हर्जेगोविना में स्लाव जनसंख्या थी और सर्बिया इस पर अधिकार प्रॉपर करना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती ऑस्ट्रिया को बेसिकली इस पर अधिकार करवाया गया, उसको प्रोटेक्टर बनाया गया। दूसरा, बुल्गारिया को भी इस प्रकार से बांटा गया कि मैसेडोनिया के क्षेत्र को इंडिपेंडेंट अलग से घोषित किया गया, उसमें तुर्की को बेसिकली इसका अधिकार दिया गया। जबकि इस मैसेडोनिया के क्षेत्र को कौन चाहता था? वो चाहता था ग्रीस चाहता था। इसीलिए आगे जाकर के बाल्कन वॉर जब छिड़ेगी, तो बाल्कन वॉर में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, किसकी? इस मैसेडोनिया की। अब जैसे ही यूरोपियन कांग्रेस, बर्लिन कांग्रेस बुलाई गई और इस प्रकार से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया बॉस्निया हर्जेगोविना और इस बुल्गारिया का, वैसे ही शंकाओं को जन्म मिलना स्टार्ट हो गया। अब तुम कहोगे शंका कौन सी सर? अच्छा बताओ, जर्मनी से गुस्सा कौन है? सर जर्मनी से सबसे ज्यादा गुस्सा फ्रांस है। लेकिन 1878 की जो फ्रांस इसकी संधि हुई होगी, बर्लिन कांग्रेस हुई होगी, तो अब सोचो कि इस जर्मनी या ऑस्ट्रिया से गुस्सा कौन होगा? सर रशिया भी गुस्सा हो सकता है। डेफिनेटली ऑस्ट्रिया से तो होगा ही होगा सर, होगा ही होगा। सर्बिया भी क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया से गुस्सा होगा कि नहीं होगा? सर होगा ही होगा। लेकिन सर्बिया का बॉस कौन है? रशिया। उसी प्रकार ऑस्ट्रिया का बॉस कौन है? दैट इज जर्मनी। तो जर्मनी ऑस्ट्रिया को कभी छोड़ेगा नहीं, इसी प्रकार सर्बिया को क्या कहते हैं? रशिया नहीं छोड़ेगा। इसी के बाद 1878 के बाद ही सीक्रेट अलायंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से बनना स्टार्ट होते हैं? सीक्रेट अलायंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीक्रेट अलायंस
फ्रांस को अलग थलग करने के लिए तो थे ही थे, साथ ही अपनी पावर को मजबूत करने के लिए भी ये थे जर्मनी के नेतृत्व में। तो सबसे पहली हेडिंग बन जाएगी बर्लिन कांग्रेस के बाद सीक्रेट अलायंस का निर्माण। सीक्रेट अलायंस का निर्माण, तो मैं यहां पर आपके साथ बोल सकता हूं दैट इज सीक्रेट अलायंस का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये सीक्रेट अलायंस कौन कौन से होंगे? अब मैं तुमको यहां पर एक पिक्चर दिखाता हूं कि दिस वन इज योर सीक्रेट अलायंस। अब इसका तुम्हें टाइम पीरियड बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और देखो देखो, जब किसी घटना को घटित किया जाता है उसी के हिसाब से क्या कहते हैं टाइम ड्यूरेशन भी बदलने लगती है। देखिए यहां पर जैसे ही 1878 में बर्लिन कांग्रेस होती है और एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जर्मनी ऑस्ट्रिया का फेवर करता है, उसी समय 1879 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में सीक्रेट अलायंस हो जाता है, पैक्ट हो जाता है। ये सब गुप्त समझौते हो रहे हैं इस समय, और इसी पैक्ट में जाकर के आगे इटली भी जुड़ जाता है और 1882 में एक ट्रायंगल यहां पर कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, सो इस प्रकार का आपको अलायंस बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक अलायंस बनना स्टार्ट हो गया। 1 मिनट प्लीज, लाइट तो ऑन कर दो भाई, बस लाइट थोड़ी कम हो गई थी। ठीक है, तो हाँ, तो ये अलायंस आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज दिस वन। तो इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया का एक सीक्रेट अलायंस आपको देखने के लिए मिल जाता है, जबकि जर्मनी बहुत ज्यादा इसके ऊपर बिलीव नहीं करता था। अब ऑटोमन इसमें कैसे जुड़े, वेट एंड वॉच। लेकिन ये सीक्रेट अलायंस तो 1882 से ही क्रिएट हो चुका है कि नहीं है? तो हो चुका है बिल्कुल। इसी प्रकार अगर आप दूसरे अलायंस को देखें तो 1894 में फ्रांस और रशिया का भी एक सीक्रेट अलायंस हुआ। 1894 में रशिया प्लस फ्रांस का एक सीक्रेट अलायंस हो रहा है। वहीं 1907 में रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों का अलायंस होगा, जबकि 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन का अलायंस होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस है जिसकी अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि जैसे ही यह अलायंस होगा एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जैसे ही यह अलायंस होगा फिर से एक प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो जाएगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम की जड़ बनने वाली है। लेकिन यह आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूरोप जो है गुटों की राजनीति में बंटने लगा। सर 1894 वाला क्यों? असल में 1894 में अगर हम देखेंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा कि बिस्मार्क जो है अब तक आपको हटता हुआ दिखाई दे जाएगा। मतलब जब तक बिस्मार्क रहा तब तक उसने फ्रांस को हमेशा अलग थलग ही बना करके रखा। लेकिन जैसे ही बिस्मार्क हटता है चांसलर के पद से, वैसे ही क्या कहते हैं जो विलियम कैजर है वो इतना बड़ा डिप्लोमेटिक इंसान नहीं था जैसे बिस्मार्क हुआ करता था। तो वो अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का लगातार प्रयास करेगा, तो सामने वाले के मन में शंका को ऑटोमेटिकली जन्म देगा ही देगा। तो ये अलायंस सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही होते हैं कीवर्ड्स जिसको अपने आंसर में हमको लेकर के आना होता है। या यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्लिन कांग्रेस एक्चुअल में प्रथम विश्व युद्ध की जड़ है, तो जी हां, यहीं से ही सारी चीजें बनना स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अनइक्वल बंटवारा किया गया वैसे ही इस प्रकार के अलायंस सिस्टम बनते हुए आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें 1879 में ही जर्मनी, ऑस्ट्रिया और साथ में 1882 में तीनों का एक गुट बनता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही बिस्मार्क चांसलर के पद से हटता है उसी के बाद से रशिया और फ्रांस के बीच में भी एक गठबंधन हो जाता है और आगे जाकर के इसमें ब्रिटेन भी शामिल होगा। ब्रिटेन क्यों शामिल होगा? वेट एंड वॉच। तो पहला तो ये चीज समझ में आ गया कि जब हमको लिखना होगा
तो डेफिनेटली हम पहले सीक्रेट अलायंस की तरफ जाएंगे और सीक्रेट अलायंस में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका है, जर्मनी, जर्मनी, यहां पर ऑस्ट्रिया हंगरी, तो यहां पर 1879 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका इटली, तो इसमें 1882 आ जाएगा। और दूसरी तरफ ये आ जाएगा आपका फ्रांस, ये आ जाएगा आपका रशिया 1894। उसी प्रकार रशिया और इधर ब्रिटेन, तो ये आ जाएगा 1907। 1907 क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रशिया जापानीज वॉर होगी 1905 के अराउंड, और इसमें रशिया की डिफीट होगी। परिणाम स्वरूप रशिया फिर ब्रिटेन के खेमे की तरफ जाएगा 1905 के पश्चात। उसी प्रकार 1904 में इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो जाएगी, और यह संधि भी बहुत बड़ा काम करने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रिटेन का सहयोग अब फ्रांस को मिल जाएगा, और इसी के परिणाम स्वरूप 1905 में एक बहुत बड़ी क्राइसिस जन्म लेगी, जिसको मोरक्को क्राइसिस के नाम से आप जानोगे। मोरक्को क्राइसिस के नाम से जानोगे। तो पहली हेडिंग आपकी क्लियर रहेगी कि आप सीक्रेट अलायंस बनना स्टार्ट हो गए, और ये सीक्रेट अलायंस लगातार अब बनेंगे, लगातार अब बनेंगे, और ये गुटों की राजनीति को प्रमोट कर देगा, और यही गुट एक दूसरे को अविश्वास के रूप में देखेंगे, और यही अविश्वास जो है अंततः प्रथम विश्व युद्ध के कगार तक आपको लेकर के चला जाएगा। तो समझ गए कि बर्लिन कांग्रेस ने कैसे बीज बोए होंगे? बिल्कुल बोए होंगे। इसके अलावा दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट फेज बनेगा? दूसरा मेरे दोस्त बनता है मोरक्को संकट, मोरक्को क्राइसिस। दिस वन इज अ मोरक्को क्राइसिस इन 1905। मोरक्को का क्या केस है भाई, देख लेते हैं। मोरक्को आप जान रहे हैं, दिस वन इज अ मोरक्को। उसमें देखते हैं जिसमें पिक्चर में कलरफुल रहा हो, यही उठेंगे, ठीक है ना? इसी को ही देख लेते हैं। 1 मिनट, हाँ, ये ले लेते हैं, इसको हटा दें। मोरक्को के पास आप अल्जीरिया को देखिए, और अल्जीरिया आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ये ब्लू कलर में दिखाई पड़ेगा। एक्चुअल में अल्जीरिया जो है वहां पर फ्रांस का ही कब्जा है, फ्रांस का ही कब्जा है। और 1904 में 1904 में जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ट्रीटी हो जाती है, उसी के पश्चात 1905 में इस मोरक्को के ऊपर कब्जा करता है कौन? आपका फ्रांस। क्यों? क्योंकि उसको इजी है, अल्जीरिया उसकी कॉलोनी है, तो वो चाहता है कि हम मोरक्को के ऊपर भी टेक ओवर कर ले, मोरक्को को भी। और फाइनली वो 1905 में मोरक्को को टेक ओवर करता है। मोरक्को की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से तुम्हारे बंदरगाह, यहीं से तुम्हारे जहाज भी अंदर की तरफ आते हैं। और यहां पर जर्मनी के लिए सबसे खतरा हो सकता है, जर्मनी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। वाई? क्योंकि जर्मनी जो है उसके जहाज भी इधर से आएंगे अंदर की तरफ। नहीं तो आप यहां से देखें, जर्मनी के पास कोई भी रूट नहीं है मेडिटेरेनियन सी तक जाने के लिए। परिणाम स्वरूप जर्मनी का चांसलर जो है वो भड़क उठता है, कस के वो भड़क उठता है इस मोरक्कन क्राइसिस को लेकर के। परिणाम स्वरूप 1906 में एक कन्वेंशन बुलाया जाता है, अल्जीरियस कन्वेंशन, और उस अल्जीरियस कन्वेंशन के थ्रू ब्रिटेन सहित 12 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सपोर्ट करते हैं किसको? फ्रांस को। फाइनली फ्रांस का कब्जा हो जाता है इस मोरक्को के ऊपर। तो दूसरी हेडिंग क्या चली जाएगी? दिस इज द मोरक्कन क्राइसिस, एंड आफ्टर दिस मोरक्कन क्राइसिस फाइनली अल्जीयर्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, ठीक है, in 1906, and through an Algiers conference, basically Britain supported the France. Britain supported the France. Britain and other 12 European nations supported the France. That's why Germany was unable. तो जर्मनी फिर इसके ऊपर कंट्रोल करने में अनेबल रहा। तो मोरक्कन क्राइसिस क्या आ रही है? दिस वाज अ मोरक्कन क्राइसिस, और उसके थ्रू 1906 में अल्जीयर्स कॉन्फ्रेंस को
क्रिएट किया गया। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट संकट क्या बन जाएगा, दैट इज अल्जीयर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, अल्जीयर्स स्पेन कॉन्फ्रेंस, ठीक। इसी के बाद नंबर 3 पे होता क्या है, 1907 का रशिया ब्रिटेन एग्रीमेंट, रशिया ब्रिटेन एग्रीमेंट मींस अब जाकर के ये जो ट्राइंगल है वो पूरी तरीके से क्रिएट हो गया, फ्रांस का, रशिया का और ब्रिटेन का। 1907 में तीनों एक दूसरे से क्रिएट हो गए। अब जैसे ही ये तीनों क्रिएट हुए 1907 में, एक्चुअल में रशिया तो इसलिए भी अटैच हुआ था ब्रिटेन से क्योंकि वो ऑलरेडी जापान से हार चुका था 1905 में। तो अपनी जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको स्ट्रांग दिखाने के लिए भी वो ब्रिटेन के साथ कोलिशन में आता है। किंतु इसका इनडायरेक्ट मैसेज जर्मनी के पास क्या जाता है, जरा देखिए। इसका इनडायरेक्ट मैसेज जर्मनी के पास ये जाता है कि भाई आप और आप तीनों बन चुके हैं किसमें, एक 1907 के ट्राइंगल में, और जर्मनी को अपने लिए यहां से थ्रेट क्रिएट होना दिख जाता है। यहीं से थ्रेट क्रिएट होता हुआ जर्मनी के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमको इस प्रकार से घेरा जा रहा है, हमको इस प्रकार से घेरा जा रहा है। तो तीसरा क्या आ जाएगा, ये एक अलग से अविश्वास को जन्म देगा कि नहीं देगा, डेफिनेटली देगा। तो तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा। चौथा, बोस्निया संकट, बोस्निया हर्जेगोविना क्राइसिस इन 1908। अब ये बोस्निया हर्जेगोविना क्राइसिस क्या है, कुछ नहीं। अगर बोस्निया हर्जेगोविना को अगर आप देखें तो बोस्निया हर्जेगोविना, दिस वन कहां गया, दिस वन, बोस्निया हर्जेगोविना जो है 1878 के अकॉर्डिंग यहां पर एज अ प्रोटेक्टर कौन बनाया गया था इस बोस्निया हर्जेगोविना का, वो बनाया गया था ऑस्ट्रिया हंगरी को। शायद आपको याद हो, यहां पर मैंने दिखाया भी था आपको, दिस वन, बोस्निया हर्जेगोविना का प्रोटेक्टर किसको बनाया गया था, ये बनाया गया था आपके ऑस्ट्रिया को, याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्चुअल में 1908 में ये जो आपका ऑटोमन साम्राज्य है, यहां पर एक प्रकार की क्रांति हो जाती है। और जैसे ही क्रांति हो जाती है तो दो लोग खुश हो जाते हैं। कौन खुश होता है, एक तो ऑस्ट्रिया बहुत खुश हो जाता है और एक तरफ फ्रांस बहुत खुश हो जाता है, रशिया बहुत खुश हो जाता है। क्यों, दोनों की ही आंखें गड़ जाती हैं किसके ऊपर, बोस्निया हर्जेगोविना के ऊपर, कि हम इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। फाइनली जर्मनी के सपोर्ट से ऑस्ट्रिया इस बोस्निया हर्जेगोविना को न केवल कब्जा कर लेता है बल्कि अब डायरेक्टली उसे अपना ही पार्ट बना लेता है। अब ये 1908 में इस बोस्निया संकट के द्वारा ये किसका पार्ट बन जाता है, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी का बेसिकली पार्ट बन जाता है। जबकि सर्बिया चाहता था कि वो बेसिकली क्या बने, सर्बिया का पार्ट बने। क्यों, क्योंकि सर्बिया इसलिए भी चाहता था ताकि उसको एक्सेस मिले समुद्र तक। दूसरा, यहां पर स्लाव जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, स्लाव जनसंख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, इसीलिए सर्बिया चाहता था यह हमारा पार्ट बने। किंतु बोस्निया हर्जेगोविना के ऊपर प्रॉपर अधिकार किसने कर लिया, आपके ऑस्ट्रिया ने। तो यह ऑस्ट्रिया का पार्ट बन गया और ये सर्बिया को इससे बहुत गुस्सा आया। सर्बिया ने यहां पर फिर सीक्रेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। किसने, सर्बिया ने, 1908 के बोस्निया संकट के द्वारा यहां पर फिर इसने सीक्रेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो 1908 का बोस्निया संकट समझ गए होंगे, बोस्निया संकट कैसे हुआ, और इस बोस्निया संकट के द्वारा ऑस्ट्रिया डायरेक्टली एनेक्स दी बोस्निया एंड हर्जेगोविना विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। तो
इसके ऊपर फिर डायरेक्टली किसने अटैक कर दिया? वो कर दिया इसी ने। ठीक है, अब तुम्हारा ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर रशिया ने अटैक नहीं किया, फिर रशिया कहां से अटैक कर लेगा? अभी 1905 में तो जापान से हार करके आया है वो, अभी रशिया की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो सीधे सीधे अटैक भी कर दे, तो इसीलिए वो अभी कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहा है। तो पहले गुटों का निर्माण दिखाया, उसके बाद मोरक्कन क्राइसिस होती है 1905 में। क्यों हुई थी? क्योंकि 1904 में ट्रीटी हो गई है किसके साथ? ब्रिटेन विद फ्रांस। 1906 में अल्जीयर्स कॉन्फ्रेंस होता है और अल्जीयर्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू फ्रांस को डोमिनेट पोजीशन दी जाती है एट द मोरक्को टेरिटरी। एंड इन 1907 ब्रिटेन और रशिया के बीच में एग्रीमेंट होता है, और लेकिन वो एग्रीमेंट एक ट्रिपल एंतांत का निर्माण करता है। ट्रिपल एंतांत जिसमें आपका फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है और रशिया भी है। और इससे फिर से जर्मनी घबराता है। 1908 में बॉस्निया क्राइसिस होती है, उस बॉस्निया क्राइसिस के द्वारा डायरेक्ट कैप्चर किया जाता है किसको? इसको, ऑस्ट्रिया के द्वारा। यही बॉस्निया में क्या कहते हैं, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या होने वाली है, जो ऑस्ट्रियन प्रिंस होगा, और उसमें जो सीक्रेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रमोट किया है सर्बिया ने वहां पर, वही लोग उसको गोली मारेंगे, और वहीं से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जन्म हो जाएगा। तो बॉस्निया हर्जेगोविना क्राइसिस हुई, और फिफ्थ नंबर हो गया आपका 1911 का अगादीर क्राइसिस। ये क्या है? अगादीर क्राइसिस। ये सर अगादीर क्राइसिस क्या है? इसको मोरक्कन क्राइसिस सेकंड भी कहते हैं। ये अगादीर और कुछ नहीं है, ये अगादीर मोरक्को का एक आइलैंड है। कहां गया? मान लिया कि ये मोरक्को है, और मोरक्को का ही एक आइलैंड है जिसको कह रहे हैं अगादीर। इस अगादीर आइलैंड पर जर्मनी ने अपनी नेवी को भेज दिया। जर्मनी ने अपनी नेवी को भेज दिया कहां पर? इस अगादीर आइलैंड पर। और जैसे ही जर्मनी ने इस अगादीर आइलैंड पर अपनी नेवी को भेजा, वैसे ही फ्रांस और जर्मनी के बीच में फिर से इशू रेज होना स्टार्ट हो गए। किंतु ब्रिटेन बीच में आया और मामले को फिर से शांत किया गया, तो अगादीर क्राइसिस भी शांत हो गई। इसे सेकंड मोरक्कन क्राइसिस, इधर से चमकता बहुत है, इधर क्या कहते हैं, इसी को ही सेकंड मोरक्कन क्राइसिस के रूप में भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि फ्रांस का पक्ष किसने लिया? फ्रांस को बेसिकली पक्ष लिया किसने? ब्रिटेन ने। अंततः यह भी मामला सॉर्ट आउट हो गया। किंतु 1912 बाल्कन क्राइसिस ने जन्म ले लिया। अब ये बाल्कन क्राइसिस क्या है? बाल्कन कंट्रीज ये है, दिस आर द बाल्कन कंट्रीज। ठीक है, याद करो कि 1878 में ही जो नाम था उसका, एक तो हो गया तुम्हारा सर्बिया, एक हो गया बुल्गारिया, एक हो गया मॉन्टीनेग्रो, और एक हो गया तुम्हारा मॉन्टीनेग्रो, एक हो गया तुम्हारा मैसिडोनिया। ठीक है, हम मैसिडोनिया को ले लेते हैं। याद करो, इस मैसिडोनिया के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य को ही कब्जा दिया गया था, मैसिडोनिया के ऊपर। अब ऑटोमन साम्राज्य जो है कंपैरेटिवली बहुत कमजोर हो गया है, ऑटोमन साम्राज्य। तो यहां के जो बाल्कन कंट्रीज हैं उसमें कौन कौन? बुल्गारिया प्लस ग्रीस प्लस मॉन्टीनेग्रो प्लस सर्बिया, ये तीनों चारों एक तरफ होगा, और इन्होंने ऑटोमन्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फाइनली ऑटोमन्स को बेसिकली हरा दिया, और ऑटोमन जो है ये बेसिकली हार गए, और इनको अपना अधिकार यहां से छोड़ना पड़ा। तो ऑटोमन्स क्या हो गए? ऑटोमन्स यहां से पूरी तरीके से हार गए। प्रथम बाल्कन युद्ध प्रारंभ हुआ और तुर्की की यहां पर हार हो गई। अब तुर्की की हार तो हो गई, किंतु तुर्की को क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए? क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डगमगाना स्टार्ट हो गया। बैलेंस ऑफ पावर जो है डगमगाना स्टार्ट हो गया। जैसे ही बैलेंस ऑफ पावर यहां से डगमगाता हुआ आपको दिखाई देगा, वैसे ही
इस समस्या पर विचार करने के लिए लंदन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। किसको? अब ज्यादा नहीं जाना चाहिए, छोड़ो, हटाओ हटाओ लंदन कॉन्फ्रेंस। अब जैसे ही ये ऑटोमन हारे तो वैसे ही मैसिडोनिया का क्षेत्र जो है, जिसको चाहता था कौन? बुल्गारिया। बुल्गारिया चाहता था इस मैसिडोनिया के क्षेत्र पर कब्जा दिया गया थोड़ा बहुत। किसको? सर्बिया को। और ये बुल्गारिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इवन ये जो अल्बानिया का क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसको भी क्या कर दिया गया? स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ये भी क्या हो गया? स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। क्या हो गया? ये भी स्वतंत्र घोषित हो गया। अर्थात बुल्गारिया ने सर्बिया को यहां पर महत्व नहीं दिया, क्योंकि बुल्गारिया चाहता था कि मैसिडोनिया का क्षेत्र उसको प्राप्त मिले। अर्थात सीधी सी बात है कि यहां के जो क्षेत्र हैं उनमें आपस में बंटवारा करने में ही इनमें आपस में लड़ाई हो गई, जिसमें बुल्गारिया सबसे ज्यादा असंतुष्ट राष्ट्र के रूप में हमको दिखाई देता है। फाइनली फिर से एक ग्रुप क्रिएट हुआ, जिसमें कौन थे? ग्रीस, रोमानिया, मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया, और दूसरी तरफ था आपका बुल्गारिया। और बुल्गारिया को इसमें डिफीट किया गया। बुल्गारिया को इसमें डिफीट किया गया तो बाल्कन, जो बल्गान लोग हुआ करते थे, बल्गानों की राष्ट्रीयता इससे आहत हो गई। बल्गानों की राष्ट्रीयता और ज्यादा आहत हुई, और प्रथम विश्व युद्ध में आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य जो है, ऑटोमन साम्राज्य को एक बोला जाए तो असंतुष्ट के रूप में आप इसको भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन अब इसका साथ तो दे नहीं रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी ज्वाइन करेगा किसको? आगे जाकर के जर्मनी को। जब ये सारी चीजें घटनाएं हो रही थी, उसी समय ये जो आपका हुआ करता था, क्या कहते हैं, बोस्निया और हर्जेगोविना वाला इलाका, भले ही ऑस्ट्रिया ने उस पर कब्जा किया हुआ था, किंतु सर्बिया ने ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे सीक्रेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया था। यहां पर एक प्रकार का कियोस्क उत्पन्न हो जाता है, और ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, आर्क ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड, वो पहुंचता है बकायदा कहां पर? बोस्निया हर्जेगोविना में। किंतु उसकी फिर वहां पर हत्या कर दी जाती है, और यही हत्या जो है वो तात्कालिक कारण बन जाता है किसका? आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है ना? तो यहां पर हमने कितने पॉइंट सीखे? अगर यही होते हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में हमने क्या सीखा? कीवर्ड्स में हमने सीखा 1878 के बाद क्या होने लगे? दिस आर दी सीक्रेट अलायंस। सीक्रेट अलायंस बेसिकली क्रिएटेड इन द यूरोपियन रीजन। First of all, which of the secret alliances? That first secret alliance basically created with Italy, Austria and Germany. This one is a form in 1882. This one is a form in 1882, while this one is the another secret alliance. This one is the France. Second one is the Russia in 1894. Why in 1894? Because Bismarck is now not that basically he was not the chancellor at that time. That's why France and Russia become closest to each other. तो फिर और भी पास पास आए. This one is your Britain in 1907. This pact basically created. Why? Because Russia lose the war against a small nation of the Asia, that was Japan. And this one is your 1904. And 1904, after the 1904, that is the Moroccan crisis that was held. हाँ, तो ये हो जाएगी. तो पहला सीक्रेट अलायंस, सेकंड मोरक्को क्राइसिस, मोरक्कन क्राइसिस,
इन 1905 अभी तो कुछ भी हम अंदर पढ़ने तक नहीं गए हैं, कीवर्ड्स को ही पकड़ करके दिमाग में रख लोगे, वहां पर उठा करके रख दोगे तो बस सारा गेम यहीं से खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे क्या कहते हैं पेपर में। कीवर्ड्स के ऊपर हमको दिमाग में रखना है, ये याद रखना है इस चीज को, पेपर जितने भी देने जा रहे हो। मोरक्कन क्राइसिस 1905, and this basically Moroccan crisis basically resolved through the 1906 Algiers Convention। ये 1906 में अल्जीयर्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा, जिसमें फ्रांस की डोमिनेंस एस्टैब्लिश की जाएगी एट द मोरक्कन रीजन। तो दूसरा हो जाएगा। तीसरा 1907 ब्रिटेन रशिया एग्रीमेंट, and this will create a suspicion for the Germans also। जर्मनी के लिए एक प्रकार का इन्होंने सस्पिशन घोषित कर दिया। चौथा, इसी का परिणाम हुआ बॉस्निया क्राइसिस। बॉस्निया क्राइसिस इन 1908 and Austria directly captured the Bosnia Herzegovina area and this was a violation of the 1878 treaty। तो उसको बेसिकली प्रॉपरली उसने कैप्चर कर लिया। नाउ इन 1911 सेकेंड मोरक्कन क्राइसिस अगेन हैपेंड, दिस वन इज कॉल्ड आगादीर क्राइसिस। आगादीर क्राइसिस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी 1911 में, जहां जर्मनी भी क्या कहते हैं और फ्रांस भी इसकी सेनाएं आ गई, बट फ्रांस को सपोर्ट कर दिया ब्रिटेन ने, जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। And after that 1913 to 1914 two Balkan wars basically fought। फर्स्ट बाल्कन वॉर जिसमें कौन कौन था, ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया एंड मॉन्टीनेग्रो। इसमें कौन था, टर्की। टर्की को डिफीट किया गया। ऑन द इशू ऑफ मैसिडोनिया, ऑन द इशू ऑफ मैसिडोनिया, तो मैसिडोनिया के इशू को लेके हुआ था। अल्बेनिया को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, मत लिखना, लेकिन मैसिडोनिया का इशू तो हम बोल सकते हैं केवल, लेकिन बोल देंगे कि जो भाई क्षेत्र जीते गए उसमें आपस में क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेके अगेन कंट्रोवर्सी हुई। दैट्स व्हाई न्यू ग्रुप फॉर्म, ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया एंड मॉन्टीनेग्रो, एंड नाउ दिस वाज बुल्गारिया, एंड अगेन बुल्गारिया वाज डिफीटेड। And after that, in 1914, Archduke of Ferdinand was assassinated in Bosnia Herzegovina। उसको मारा किसने था, उसको बेसिकली सर्बिया के ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मारा था। अब सर्बिया ने आतंकवादी संगठन तो बना दिए, बट अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फाइनली उसको मारा गया। और उसी के बाद से फिर आपको देखने के लिए मिल जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो बिहाइंड द रीजन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दीज आर द प्राइम रीजंस बिहाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। These 6 points are mandatory in your copy। केवल कीवर्ड्स, keywords is the main factors, keywords is the ultimate create your victory। यही कीवर्ड्स के ऊपर आपको गेम करना, और यही था जो यूपीएससी में भी क्वेश्चन डाला गया था। 1878 ने बो दिए वो बीज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में आपको क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप यहां पर इसको पढ़ भी सकते हो, यहां मैंने लिख दिया है सैन्य गठबंधन। तो सैन्य गठबंधन को ट्रिपल अलायंस के नाम से भी जान रहे हो, और ट्रिपल एंतांत के नाम से आप ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया को भी जान रहे हो। इसने क्या किया है, एक प्रकार के सस्पिशियन इन्वायरमेंट को जनरेट किया है, एक प्रकार के सशंकित वातावरण का निर्माण कर दिया है पूरे यूरोप में। यहां पर वही चीज आपको दिखाई पड़ रहा है, ऑटोमन एम्पायर चला गया 1914 में किसके पास, इनके पास। वाई, क्योंकि जर्मन सपोर्टेड दी ऑटोमन्स, दैट्स वाई। यहां पर आपको बुल्गारिया भी दिख रहा है, वाई, बुल्गारिया पिट के आया था। और यहां पे आपको सर्बिया भी दिख रहा है। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
हाँ, इटली वैसे भी धोखेबाज था, इटली चला आएगा किसकी तरफ, इनकी तरफ, इटली धोखेबाज था, ठीक है ना। अब मोरक्कन क्राइसिस क्या थी ये मैंने लिख दिया 5-6 में, और अगादीर संकट ने तनाव को और बढ़ाया। जर्मनी ने औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता को केवल युद्ध के माध्यम से ही हल किया जा सकता है ऐसा उसने अब फील कर लिया। उसी प्रकार यहां पर वो लिखा हुआ है साम्राज्यवादी देशों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जर्मनी की घोषणा कि हम बर्लिन से बगदाद तक क्या कहते हैं रेलवे लाइन बिछाएंगे, तो ये सब आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी उसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी देखिए, बाल्कन प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं कि पहला जो हुआ है सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया ने तुर्की पर आक्रमण किया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि तुर्की को जीत लिया गया और तुर्की की जो भी लैंड थी बाल्कन वाली वो आपस में विभाजित की गई। अल्बानिया को स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन जिस क्या कहते हैं अरे उसका नाम क्या था, मॉन्टे क्या कहते हैं मैसिडोनिया, मैसिडोनिया वही ग्रीस के आसपास का इलाका, ये मैसिडोनिया को पकड़ लो ना, ये मैसिडोनिया यहीं से तो आया था, दैट इज ग्रीस के यहाँ से मैसिडोनिया जहां से हमारा सिकंदर हुआ करता था, ठीक है ना। तो किंतु आपस में क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो गई। सर्बिया की तरह बुल्गारिया भी पहले बाल्कन युद्ध से अपने लाभ से नाखुश था, अतः मैसिडोनिया को पाने की आशा कर रहे थे, लेकिन इसका अधिकांश भाग सर्बिया को दे दिया गया। यही गुस्सा आ गया किसको, बुल्गारिया को। बुल्गारिया ने हमला किया लेकिन ये योजना सफल नहीं हो सकी, अंततः बुल्गारिया डिफीट किया गया और वो भी फिर आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट बन जाएगा। तो देख रहे हैं कि एक्चुअल में बर्लिन कांग्रेस इज द एक्चुअल cause behind this first world war. Berlin Congress is the actual cause behind this world war. इसीलिए कहते हैं कि बर्लिन कांग्रेस sowed the seed of the first world war. बर्लिन कांग्रेस ने बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीजों को रोप दिया था। आई होप सो आप समझ गए होंगे इस चीज को। इसी के बाद फिर आपको मालूम है कि आर्च ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, कहां पर, बोस्निया में, और ऑस्ट्रिया ने एक अल्टीमेटम दे दिया किसको, सर्बिया को, और सर्बिया ने कि आप सशर्त माफी मांगिए और हमारी इंटेलिजेंस को अपने यहां पे अलाउ कीजिए। वो चीज अलाउ करेगा नहीं। सर्बिया ने अपने बॉस को देखा, बॉस कौन था उसका, रशिया। इधर ऑस्ट्रिया ने अपने बॉस को देखा, जर्मनी। फ्रांस, रशिया और जर्मनी में एम्बेसडर गए थे एक दूसरे के यहाँ और पूछा था कि भाई आप क्या युद्ध का सपोर्ट कर रहे हैं, उसने कहा हम सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी को लग रहा था कि रशिया पीछे हट जाएगा, रशिया ने कहा ठीक है अगर आप कर रहे हैं तो हम भी फिर कर रहे हैं, और फाइनली वॉर स्टार्ट हो गई। तो यहां तक था, लेकिन क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and what's the actual cause of this world war and how it originated from, तो किस प्रकार से ओरिजिनेट हुई है, एंड व्हाट वाज द प्राइम सीड ऑफ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट बेसिकली सोड इन बर्लिन कांग्रेस इन 1878. That's why Berlin Congress is 1878, that is marking era, that is very important treaty कांग्रेस। तो सेशन को फिर हम लोग यहीं रखते हैं। आई होप सो मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन पेपर के लिए यही कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इतना दिमाग में रखिएगा। अगर आप ऐसा पेपर लिखते हैं, ये कीवर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में होने चाहिए और इसी कीवर्ड्स के आधार पर आपकी मार्किंग बढ़िया होती है। तो ठीक है डियर ऑल, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। कैसा सेशन लगा आपको प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड bless you all. Thank you so much.